वेलकम बैक। पार्ट टू बिल्कुल इसका रहता था। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, वहाँ पर लाइट चली गई थी। तो आई होप जिन जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट वन देखा है वो डेफिनेटली पार्ट वन का इंतज़ार कर रहे होंगे। पार्ट वन जैसे ही ख़त्म हुआ तो उसी स्क्रीन पर आपको पार्ट टू मिल गया होगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ से हमने बिल्कुल छोड़ा था यहाँ पर, तो यहाँ से स्टार्ट करने के बजाय मैं थोड़ा सा दोबारा से आपको जस्ट क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की एनर्जी होती है। एक चूंकि वो मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी है, और दूसरा चूंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डायरेक्ट हम लोगों ने मालूम किया 12mv², लेकिन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने के लिए हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉन को एटम के बाहर एक ऐसा इलाका जहाँ पर एटम के जो कशिश है, अट्रैक्शन है, उसका कोई असर ही नहीं है, यानी इन्फिनिटी वाला इलाका है, उस इन्फिनिटी के इलाके से जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग एटम के अंदर किसी ख़ास पॉइंट आर की तरफ ला रहे थे तो इलेक्ट्रॉन पर वर्क करना पड़ा। वर्क का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्क जो है वो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन पर वर्क करते 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 जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ले आए तो वो जो वर्क आपने इलेक्ट्रॉन पे किया था वो वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में आ जाता है। उसका फार्मूला डायरेक्ट मैंने लिखा Ze²/4πε0r। सामने जो माइनस का निशान था उसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि बाहर से इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन को अंदर लाते वक्त एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है, और इस वजह से हमने इसको माइनस का साइन लिखा दिया। ठीक है, तो ये आपको उसमें हम बता चुके हैं। फिर मैंने क्या किया कि इन दो इक्वेशंस को 12mv² और Ze²4πε0 को कंबाइन करके हमारे पास डायरेक्ट एक और इक्वेशन आ जाता है, एक और फार्मूला आ जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट फाइनल फार्मूला है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसमें दोनों चीज़ें मौजूद है, काइनेटिक पोटेंशियल मौजूद है। इसका फार्मूला क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का पावर 4, 8ε0 का स्क्वायर और प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/n²। ठीक है, ये सारा हो गया था। यहाँ पर बिजली चली गई थी। अच्छा जनाब, अब जब आप इस वैल्यू इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे ना, हमारे पास है ना मास इलेक्ट्रॉन है, चार्ज भी हमें पता है कि क्या है, और ε0 की वैल्यू भी हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी है। जब हम इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2.178 × 10⁻⁻18। ये आ जाएगा 1/n², तो पहले से था। और ये जो वैल्यू है ये जॉल में आ जाएगा, जो एनर्जी का यूनिट है वो जॉल में है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू किस में आएगी, जॉल में आएगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि इस एनर्जी को हम जॉल से कन्वर्ट करेंगे किलो जॉल पर मोल में लाने के लिए। किस में, किलो जॉल पर मोल में लाने के लिए हम इसके साथ क्या करते हैं, किलो जॉल पर मोल के लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि आपने यहाँ से एवोगैड्रोस नंबर उठाना है 6.02 × 10⁻23। ठीक है, और आपने 1000 उठाना है। ठीक है, सो ये जो नंबर है आपके पास, इस नंबर को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 2.178 × 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई किया और इसको 1000 पे जाके आपने डिवाइड किया। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो अब आपका आंसर जो है वो जूल के बजाय किस चीज़ में आएगा, किलो जूल पर मोल में आएगा। तो आंसर जो आएगा वो है 1313.31 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे। ठीक है, ये 1/n² अभी भी यहाँ पर मौजूद है, सही है, लेकिन मैंने जस्ट n² को पूरे की इसके नंबर के नीचे लिख लिया। ठीक है, सो अब ये जो वैल्यू है इसको हम लोग याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे। अगर कोई हमसे पूछे कि जॉल में कितना आएगा, ये जस्ट 1 एटम के लिए था। ठीक है, जस्ट 1 एटम के लिए था ये जो एनर्जी जो था, लेकिन ये जो वैल्यू है ये एक एटम का, एक मिसाल के तौर पर आप हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन के 1 मोल की एनर्जी, तो 1 मोल में तो बहुत सारे एटम्स हैं, तो ये 1 मोल की एनर्जी आ जाएगी और ये जस्ट एक एटम की एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, अब हम लोग आगे जाते हैं मज़ीद कि ये वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हम एक काम कर लेते हैं कि अगर पहले ऑर्बिट में हमारे पास यहाँ पर अगर पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो फिर उसकी एनर्जी कितनी होगी,
और दूसरी ऑर्बिट में कितनी होगी, तीसरी ऑर्बिट में कितनी होगी। अगर आपको याद हो, जब मैं आपको बोहर का मॉडल पढ़ा रहा था तो वहाँ पर फिक्स्ड एनर्जी वाली बात हमने कही थी। तो अब आपको पता चल जाएगा कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, ठीक है। वो देखो, अगर हम लोग यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो आपको पता है कि n जो है, ये जो n है, ये 1 2 3 को शो करे, नंबर ऑफ ऑर्बिट को शो करे। तो अगर अब मैं अगर यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख दूँ, 1 का स्क्वायर अगर लिख दूँ तो आंसर 1313.31 आएगा। ये है आपका पहले ऑर्बिट में एनर्जी। फिर अगर मैं दूसरे ऑर्बिट में आ जाऊँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, तो फिर मैं क्या करूँगा, 2 का स्क्वायर लिख के अगर इसको सॉल्व कर लूँगा तो फिर आंसर ये आ जाएगा 328.32। तो ये दूसरे, आप देख रहे हैं कि एनर्जी बढ़ रही है। पहले शेल की एनर्जी कम है, दूसरे शेल की एनर्जी ज़्यादा है। इसी तरह से अगर आप 3 लगाओगे यहाँ पर तीसरे ऑर्बिट में, उसका स्क्वायर लगाओगे, तीसरे ऑर्बिट में एनर्जी ये होगी 145.92। ओके, इसमें एक कन्फ्यूजन, सॉरी, दिस 1313 के सामने चूंकि माइनस का निशान है तो ये जो नंबर है ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके सामने चूंकि माइनस है तो ये छोटा एनर्जी को शो कर रहा है। दिस इज़ एक कन्फ्यूजन जो कि मेरे से थोड़ी सी गलती हुई आपको शुरू में एक बात बताते हुए। माइनस के साथ जितना नंबर बड़ा होगा वो छोटा होता है, तो ये सबसे छोटी एनर्जी है, स्मॉल एनर्जी है। ये वाला जो है ये इससे ज़्यादा एनर्जी है 328, ये इससे भी ज़्यादा एनर्जी है, ये इससे भी ज़्यादा एनर्जी है, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी है। -52 इन सबसे ज़्यादा है, राइट। माइनस के नंबर, अगर किसी नंबर के सामने माइनस लिखा हुआ है तो वो नंबर दरअसल अगर वो छोटा है तो वो असल में बड़ा होता है। तो 5वें ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी। इसी तरह से हम लोग जाएं तो एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि पहले ऑर्बिट की एनर्जी कम है, दूसरे की ज़्यादा, तीसरे की ज़्यादा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ऑर्बिट्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये था, हमने यहाँ पर ये देखा। अब मैं आपको एक और बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। अगर हम इनका डिफरेंस निकालें, मतलब पहले ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस और दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस अगर हम निकालें, यानी 13 E2 - E1 अगर आप देखें, E2 - E1, इन ऑर्बिट के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस एक अलग चीज़ है। इन दो के दरमियान अगर हम डिफरेंस देख लें तो आप देख लेंगे कि इनका अगर आप माइनस करोगे ना, इनको अगर आप माइनस करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो है 984। 900, अच्छा वैसे भी माइनस का निशान भी गायब हो जाएगा, 984 किलो जूल पर मोल आपको मिल जाएगा। इसी तरह से 3 और 2 का, यानी इस ऑर्बिट और इस ऑर्बिट का जो डिफरेंस अगर आप देखोगे, एनर्जी का डिफरेंस अगर आप देख लोगे, तो आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है एक दूसरे से, राइट। इसको माइनस करना है, 328 - 145 अगर माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 182 आएगा, 182 की एनर्जी। इसी तरह से अगर आप 3 और 4 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर लेट सपोज ये चौथा शेल भी है, तो इनका अगर आप डिफरेंस लोगे तो वो आ जाएगा आपके पास 63। सीखने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे आप लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे चले जाएंगे तो डिफरेंस जो है, डिफरेंस कम होता आ रहा है। अब देखो 984 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 182 डिफरेंस कम हो गया और कम हो गया। इस तरह जैसे आप चलते जाएंगे डिफरेंस कम होता जाएगा। तो हमने ये देखा कि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाते हुए ऑर्बिट्स की एनर्जी तो बढ़ रही है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी उससे ज़्यादा हो जाएगी, इसकी उससे भी ज़्यादा, इसकी एनर्जी उससे भी ज़्यादा, एनर्जी तो बढ़ रही है। लेकिन जब आप डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस इनका फिर क्या हो रहा है, कम हो रहा था। ये आपने एमसीक्यूज के लिए और जनरल आइडिया के लिए आपने देखना होगा। सो क्या लिखा हुआ है, एनर्जी डिफरेंस गो ऑन डिक्रीजिंग शार्पली। शार्पली क्यों कहा हुआ है, शार्प मतलब एक तो कम है, 984 से अगर 980 पर आता भी तो कम होता, 984 से अगर 900 पर आता भी तो कम होता, लेकिन ये 900 के होते डायरेक्ट 182, बहुत शार्प डिक्रीज है। तो एनर्जी डिफरेंस गो ऑन डिक्रीजिंग शार्पली फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, मतलब जैसे आप लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाते जाएंगे तो डिफरेंस कम होती जाएगी। ये था इसके अंदर आइडिया। अब देखो ये जो शुरू के ऑर्बिट का हाइड्रोजन के केस में अगर आप देखें, हाइड्रोजन के केस में क्या है, हाइड्रोजन का जो एटम है उसके पास अगर न्यूक्लियस है तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के केस में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो n बराबर n = 1। अब इसकी एनर्जी कितनी होगी, 1313.31 है। अगर आप
हाइड्रोजन को आयोनाइज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, किसी एटम के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से के आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हाइड्रोजन के केस में आप क्या करोगे, हाइड्रोजन के केस में आप कितना एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे, आप 1313 इतना एनर्जी अगर आप हाइड्रोजन को प्रोवाइड करोगे तो हाइड्रोजन का एटम आयोनाइज हो जाएगा। यही जो एनर्जी है हाइड्रोजन के लिए, यही एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो आज के टॉपिक में ये बताना भी मैं जरूरी समझता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो कि फर्स्ट ईयर में इसका जिक्र आया हुआ है, सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह जब आप चले जाओगे तो वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी का जिक्र आ जाएगा, वहां से पहले से आपको ये चीजें क्लियर होगी। तो ये था सारा का सारा टॉपिक के आज हमने बोहर के रेडियस का भी हमने फार्मूला लगाया और रेडियस को भी मालूम किया। अब हमारे पास जितने भी ऑर्बिट्स होंगे रेडियस हमारे पास आ जाएगा और साथ ही साथ एक एटम के अंदर जितने भी शेल्स है उन शेल के अंदर हर शेल की फिक्स्ड एनर्जी होती है। जैसे कि आपने देखा ये पहले शेल की एनर्जी हमेशा इतनी होगी, इससे कम ज़्यादा नहीं होगी, दूसरे शेल कितनी होगी, तीसरे कितनी, एंड सो ऑन। यही तो क्वांटाइज्ड एनर्जी की बात है। जब हम लोग बार बार बोलते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी, वो यही जो तो कह रहे हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह आपको इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ाएंगे, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री में कंटिन्यू करो तो मुझे जो है आपकी तरफ से एक मोटिवेशन चाहिए कि जितने आप इसको शेयर करते जाओगे मुझे पता चल जाएगा कि लोगों को इसकी ज़रूरत ज़्यादा है तो मैं उसको टाइम पे ज़्यादा दूंगा। जब कम लोग उसको देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसकी ज़रूरत नहीं है केमिस्ट्री को पढ़ाने की। तो मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन वीडियोज़ को आप अपने साथ शेयर, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। बायोलॉजी तो हमने सारा का सारा अपलोड कर दिया, तो ख़त्म हो गया। तो अब केमिस्ट्री की बारी, केमिस्ट्री आप लोगों पर मैं डिपेंड करता हूँ कि इसके साथ आप कितने सिंसियर है। अगर आप इसको शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ खुद देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि लोगों को इसकी डिमांड नहीं है, तो शायद मैं फिर इसको मजीद ना पढ़ाऊँ या स्लोली अपने अंदाज से पढ़ाऊँ। ठीक है, तो सी यू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।